कि i20 वो कार थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। सीपी ने ये बताया कि रेड लाइट पर आकर के वो कार रुकी थी। अब जानकारी इस पूरे मामले में जो आ रही है, सूत्र ये कह रहे हैं कि जो ये हरियाणा नंबर की गाड़ी थी वो बेची जा चुकी थी। जो पुराना शख्स था यानी कि जो ओनर था, गाड़ी के मालिक की पहचान हो चुकी है, उस तक पुलिस पहुंच भी गई है, उससे पूछताछ भी की गई है। गाड़ी का नंबर ये देखिए, गाड़ी नंबर भी जो है वो सामने है। बिल्कुल और बिल्कुल ये वही नंबर है जो चश्मदीद के द्वारा बताया भी गया था। बिल्कुल, और ये हरियाणा नंबर की गाड़ी है। और आपको बता दें, गाड़ी के मालिक की पहचान हो गई है, नदीम खान है। पूछताछ अभी उससे जारी है। और ऐसे में बताइए, हमारे संवाददाता जो है मीनाक्षी इसकी जानकारी भी दे रहे थे। ओवर टू यू विवेक। बिल्कुल, ये खुलासा हुआ है, बड़ी खबर है इस वक्त की दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। और थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी भी मुआयना कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा भी मौजूद हैं, जो यहाँ इस वक्त उनको जानकारी दे रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी अभी हमने दर्शकों को दिखाई। और ठीक उसी जगह पर मौजूद थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां से उनको ब्रीफ किया गया धमाके की जगह। और अभी भी उनकी टीम यहाँ पर है। अब हालांकि बताया जा रहा है कि वो यहाँ से अब थोड़ी देर में रवाना होंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई हरियाणा नंबर की कार में ब्लास्ट हुआ है। गाड़ी मालिक नदीम खान से जो है वो पूछताछ लगातार चल रही है। और आपको बता दें कि अभी तक जो डेथ टोल है वो ऑफिशियल 8 लोगों की है और 24 लोग घायल हैं, जो जानकारी हमें इस वक्त मिली है। और इस वक्त एक और बड़ी बात आपको बता दें, जो बात आप कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया और नदीम खान को जो है वो डिटेन कर लिया गया है। नदीम खान से बातचीत जो है वो की जा रही है। नदीम खान से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये गाड़ी कैसे और कहां से कैसे दिल्ली में पहुंची। ये इस वक्त जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिस i20 कार में धमाका हुआ है गुरुग्राम के 426 नंबर की है। गाड़ी नदीम खान के नाम पर रजिस्टर होने की सूचना है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया है। कहा जा रहा है नदीम ने यह कार दिल्ली के एक सलमान नाम के शख्स को बेची थी। ये इस वक्त की जानकारी जो आ रही है लेटेस्ट। और नदीम ने सलमान को बेची है, सलमान ने नदीम को बेची थी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। रजनीश हमारे साथ है इस खबर को लेकर। इस खबर पर अपडेट ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि HR26 नंबर की गाड़ी जो है वो नदीम ने दिल्ली के किसी सलमान को बेची थी। देखिए, ये गाड़ी जो थी वो सलमान नाम का एक शख्स था जो गुरुग्राम का रहने वाला था, उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब पुलिस जो है सलमान तक पहुंची तो पता लगा सलमान ने आके ये गाड़ी किसी और को बेच दी, जो बहुत मुमकिन है नदीम जो नाम सामने आ रहा है उसको बेची थी। यानी इस गाड़ी का फर्स्ट ऑनर सलमान था, उसके बाद उसने गाड़ी आगे नदीम को बेच दी थी। लेकिन कई जगह सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नदीम की गाड़ी थी HR26 जिसने दिल्ली के किसी सलमान को बेची। देखिए, अभी जो हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सलमान के नाम पे गाड़ी थी, उसने नदीम को ये गाड़ी बेच दी थी। सलमान इसका फर्स्ट ऑनर था, जिसके बाद इस गाड़ी को आगे बेचा गया। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जाहिर सी बात है कि ये गाड़ी जो है वो फर्स्ट ओनर की नहीं थी, इसको ट्रांसफर किया गया था। अब इसको ये जानकारी मिल रही है कि वो बेच दी गई थी और उसको सामने वाले को पैसे भी सामने वाले से ले लिया गया था। ये इस वक्त का अपडेट है। तो फिलहाल अमित शाह जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका काफिला अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और चूंकि ब्लास्ट का रेडियस इतना बड़ा है और चीज़ों को समझने में देखने में उनको भी वक्त लग रहा होगा, ये बात जाहिर सी बात है और इसे समझा भी जा सकता है। तो यहाँ पर अभी भी सिचुएशन जो है वो बहुत तनावपूर्ण है, टेंस है। और जो स्थिति है वो अभी भी यहाँ पर फिलहाल गंभीर बनी हुई है, क्योंकि इसको अब क्रैक करना, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को क्रैक करना, ये बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। वापस चलेंगे इस वक्त अपने सहयोगी पंकज के पास और जानेंगे LNJP अस्पताल में क्या सिचुएशन है, कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या किसी ऐसे शख्स से बातचीत हो पाई है जिसने इस पूरी तस्वीर को अपनी आंखों से देखा। तो पंकज के पास बताया जा रहा है, पंकज इस वक्त अभी उपलब्ध, कनेक्ट नहीं है हमारे साथ, उनके पास वापस लौटने की कोशिश करेंगे उनको जब कनेक्ट करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इस तस्वीर से ये बात साफ तौर पर, जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक बड़ी आतंकी वारदात है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह का नज़ारा, जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, जो भयावह तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसे एंटिसिपेट किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि इस बार किसी तरह से अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। पहलगाम वाले हमले में हमने देखा था कि TRF ने जिम्मेदारी ली थी, हालांकि TRF बाद में अपनी जिम्मेदारी से पलट भी गया था। लेकिन इनिशियल बिल्कुल विवेक, ऐसी भी जानकारी है क्योंकि CCTV जो है बहुत बड़े सबूत के तौर पर जो है वो देखा भी जाता है और ऐसे में सारे CCTVs को खंगाला जा रहा होगा कि आखिरकार ये गाड़ी कहां से निकली, इसका रूट क्या कुछ रहा, क्या कुछ इसको लेकर के जानकारी मिल पा रही होगी।
आपको बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया किरण, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप मेरे विजय को बोलूंगा कि वो जूम करे सामने वाले ट्रैफिक जो लाइट है उसके ठीक आगे जो स्ट्रीट लाइट वाला खंबा है, उसमें जो है कई सारे कैमरे लगे हुए हैं। अगर तो वो सारे कैमरे वर्किंग हैं तो फिर सारा अपडेट और सारी सूचना, सारी तस्वीर मिल जाएगी। गाड़ी में सामने कौन बैठा हुआ है, गाड़ी में बगल में कौन बैठा हुआ है, हालांकि पीछे वाली सीट पर कौन बैठा हुआ है ये शायद सीसीटीवी में ना दिखे, लेकिन अगर वो सारे सीसीटीवी ऑपरेशनल हैं तो एक एक तस्वीर ब्लास्ट के वक्त तक की उस सीसीटीवी में कैद हुई होगी। इनफैक्ट ब्लास्ट के बाद की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हुई होगी, जिसे रिट्रीव किया जा रहा होगा या दिल्ली पुलिस उस तस्वीर को निकाल चुकी होगी और बहुत जल्द वो तस्वीर टेलीविजन पर भी आपके सामने भी, दर्शकों के सामने भी मौजूद होगी। तो ये अगर आप देखेंगे, मैं बोलूंगा अपने विजय को थोड़ा सा और जूम करके आपको ये दिखाएं कि ये देखिए, ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं, जिस सीसीटीवी की आप बात कर रहे हैं, एक सीसीटीवी आपको इस खंबे में नजर आएगा, एक सीसीटीवी आपको जो है वो ट्रैफिक लाइट के खंबे में नजर आएगा, एक और सीसीटीवी आपको ट्रैफिक जो लाइट वाला खंबा है जो उसके ऊपर में नजर आएगा। थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो एक और लाइट का खंबा है, इस पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है। और अगर आप यहां पर आएंगे, मैं अपने विजय को बोलूंगा अपने ठीक एक्सट्रीम राइट में कैमरा मुड़ाएं धीरे धीरे, यहां पर भी आपको 3-4 सीसीटीवी एक साथ बस के ठीक ऊपर नजर आएंगे। देखिए यहां पर भी कई सारे सीसीटीवी जो हैं वो इंस्टॉल किए गए। तो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी इस एरिया में है और इससे एक एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाएगी। बिल्कुल विवेक, इससे क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही संवेदनशील ये एरिया है? जी देखिए, ये आप देश की राजधानी के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। लाल किले का ये इलाका है, ये ऐतिहासिक लाल किले का इलाका है। इसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को आजादी वाले दिन प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लाल किले के ठीक सामने इस तरह के अटैक को अंजाम देना कई मायनों में बहुत गंभीर प्रश्न खड़े करता है। दिल्ली के बीचों बीच इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव ले आना, हालांकि दिल्ली के सामने चुनौती एक ये है कि दिल्ली के बहुत सारे एंट्री पॉइंट हैं और वहां पर हर जगह पर हर गाड़ी को चेक कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चैलेंज तो रहता है, लेकिन दिल्ली के बीचों बीच रजनीश के पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए, उनसे जल्दी से बात करते हैं। रजनीश, क्या बड़ी खबर आपकी? देखिए विवेक, अभी कुछ मेरे सोर्सेज से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जिस गाड़ी में ये लोग मौजूद थे, 3 लोग मौजूद थे उस गाड़ी के अंदर। 3 लोग मौजूद थे, वो जो अभी तक की जांच में जो वो आकलन कर पा रहे हैं, मेरे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके मुताबिक ये इस गाड़ी को कहीं वो पार्क करना चाहते थे, लेकिन उनको पार्किंग नहीं मिली थी, जिसके चलते एक टाइम पीरियड होता है कि आईडी में इतने टाइम में ब्लास्ट होगा, तो इतने टाइम से पहले आपको कहीं ना कहीं गाड़ी को अपना सेट करना है। तो ये भी एक लाइन इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी है कि उनको पार्किंग नहीं मिली होगी और वो ब्लास्ट अचानक हो गया, जिसमें वो तीनों लोग भी उसकी चपेट में आ गए। ये एक अलग एंगल और निकल के सामने आया है कि वो लोग निकलना चाहते थे, बिल्कुल पार्किंग तलाश रहे थे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते और उसके बाद वहाँ से वो निकल जाते, लेकिन उनको यहाँ पे पार्किंग कहीं नहीं मिली। इसीलिए वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड का वो जो ब्लास्ट है वो टाइम सेट किया होगा, उसी टाइम पीरियड के दौरान उनको पार्किंग नहीं मिली, जिसके कारण वो ब्लास्ट हो गया। और ये मतलब आप कह रहे हैं कि उस एक्सप्लोजिव में टाइमर चल रहा था? बिल्कुल ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस एंगल से भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी फिदायनी हमला होता है तो वो एक आदमी को करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी को करते हैं, वो 3 लोग नहीं मरते हैं। तो ये बहुत मुमकिन है कि वो टाइमर पहले से सेट होगा और उस टाइम पीरियड के दौरान वो लोग यहाँ पे उनको लगा होगा कि वो पार्किंग तलाश लेंगे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देंगे, लेकिन उनको पार्किंग नहीं मिली। ये कोशिश थी कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी की। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये तीसरी चाहते नहीं थे कार पार्किंग में छोड़ दे और सिक्लूड हो गए, धमाका हो गया, किसी को कुछ ना हो। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपने देखोगे यहाँ पे गाड़ियाँ काफी रहती हैं, सड़कों पे भी गाड़ियाँ पार्क करते थे लोग, सड़कों पे पार्क करते, प्लस पर्यटकों की भीड़। बिल्कुल तो लगा उनको यही जगह थी। जी, जो फॉरेन से जो वहाँ विदेश से लोग आते हैं उनकी गाड़ियाँ भी, उनकी बसें भी यहाँ पे खड़ी होती हैं। जी, तो अगर वो उन बसों के बीच में उसे खड़ा करते हैं और उस दौरान बस में अगर विदेशी लोग बैठे होते तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इशू बन जाएगा ये, बिल्कुल इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये तीसरी इन्वेस्टिगेशन लाइन है, जो इस समय इन्वेस्टिगेशन टीम उस लाइन पे भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। तो ये रजनीश एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे कि एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी है कि उनको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली, उसने 3 जो सो कॉल्ड टेररिस्ट थे उसके बीच में
वो भी इस धमाके के साथ मारे गए और गाड़ी से निकल नहीं पाए, और धमाके के साथ ही उनके भी, गाड़ियों के साथ साथ उनके भी परखच्चे उड़ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई। केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आए थे, वो उन्होंने पूरी यहाँ पर तस्वीर देखी। अब कल एक गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और उसके बाद कई इन्फॉर्मेशन जो है वो कल तक धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट होकर सामने आने लगेगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे किरण ने बताया कि सीसीटीवी को हमको नहीं भूलना चाहिए। सीसीटीवी से बहुत क्रूशियल वीडियोज और इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, सीसीटीवी से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये पूरा एरिया, चूंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मेट्रो के सीसीटीवीज भी लगे हुए हैं, यहाँ पर दिल्ली सरकार की सीसीटीवी भी कैमरे भी इंस्टॉल हैं। और इसके साथ साथ इस एरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस के भी सीसीटीवी इंस्टॉल है। तो तकरीबन 1 दर्जन सीसीटीवी, 1 दर्जन से ज़्यादा सीसीटीवी से इस पूरे एरिया को रेप्ड किया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें मिल सकती है और वो बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें अब हमें इंतजार करना होगा कि दिल्ली पुलिस ऑफिशियल जानकारी इस पर क्या लेकर आती है। जब वो प्रेस ब्रीफ में आएंगे तो इस बारे में स्पेशल जानकारी देंगे। जी किरण। मीनाक्षी लगातार जो है ग्राउंड से विवेक जो है पूरी जानकारी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। विवेक, जिस तरह से वक्त लग रहा है कि किस तरह से ये हाई इंटेंसिटी का ये एक्सप्लोसिव था, ये धमाका हुआ, ऐसे में जो बात लगातार रजनीश कर रहे हैं या जिस एंगल की भी बात कर रहे हैं उस एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। विवेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए अभी जितने भी पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो सारे खुले हुए हैं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा कि वो हर लाइन से, हर पॉइंट से इस बात की जांच करवाएंगे और खुद कल एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। और जहां पर इस देश की जितनी टॉप एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग रॉ, ये जो जानकारी मिली है उसके उनके ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको देखा जा रहा है। तो अगर आप अगर सिंपल आसान भाषा में भी देखेंगे तो जहाँ पर रॉ है, आईबी है, एनआईए है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, स्पेशल ब्रांच है, क्राइम ब्रांच है, एलआईयू है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी यहाँ पर होगी। और इतने आईबी एनआईए के इंक्लूडिंग इतनी एजेंसीज और इतने दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स एक जगह पर हैं। तो आप सोचिए कि अंदर खाने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ बड़ा हाथ लगा है, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। और अलर्ट कहाँ जारी किया गया? पूरे दिल्ली में अलर्ट है, दिल्ली एनसीआर में अलर्ट है, पूरा यूपी अलर्ट है, मुंबई अलर्ट है, गुजरात अलर्ट है और इंपॉर्टेंट जगहों पर अलर्ट, हाई अलर्ट दे दिया गया है। तो या तो एजेंसीज के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, या जो गिरफ्तारी हुई है 250 किलो आरडीएक्स मिला उससे कुछ कनेक्शन है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये जो सिचुएशन देख रहे हैं आप, ये कोई बहुत नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है, बहुत गंभीर स्थिति है। और ये जो है वो सरकार जो है उसको लेकर बहुत सीरियस है। इसमें दो चीज़ें हैं जो इस वक्त क्रूशियल है। पहला तो ये कि ये अगर ये तो आतंकी घटना है तो किस आतंकी संगठन ने किया, मकसद क्या था, कहाँ बॉम्ब प्लान करना चाहते थे। ऐसी कितनी गाड़ियां और हैं जो इस वक्त हो सकती हैं दिल्ली एनसीआर में या फिर किसी इंपॉर्टेंट प्लेस से देश के किसी भी कोने में। दूसरा ये अगर ये बड़ा आतंकी हमला है, अगर तो इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो फिर वो लाजमी है, कनेक्शन आएगा ही आएगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, मसूद अजहर, ये जो मॉड्यूल है वो जैश वाला मॉड्यूल है। और आईएस के कुछ आतंकी अभी अरेस्ट हुए थे जो फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो और आईएस का कनेक्शन पाकिस्तान में, चूंकि अगर इंडिया डेली दर्शक देखते हैं तो दर्शक जानते हैं कि पाकिस्तान में आईएस और जैश और पाकिस्तानी आर्मी के बीच क्या पकड़ा है। अभी 2 दिन पहले हाफिज के घर पर पीएमएमएल के साथ वहां के कैबिनेट, पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर जो विदेश राज्य मंत्री, उनकी मुलाकात हुई है। तो ये जो डॉट से कनेक्ट हो रहे। तो दूसरा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पहलू बता रहा था वो ये बता रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और ऐसे सिचुएशन में अगर पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हुई है, जिसकी जानकारी हमारी एजेंसीज को अगले 24 घंटे में लग जाएगी, तो फिर उसका रेपरकशन क्या होगा, वो वाला मामला कहां तक पहुंचेगा, वो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हालात जो है वो बहुत गंभीर है। और ये टेरर अटैक जो हुआ है, जो अभी तक एंटीसिपेट किया जा रहा है, ऑफिशियल टेरर अटैक नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो स्थिति है, जिस तरह से यहाँ पर टॉप एजेंसीज पहुंची हुई है, इससे तो ऐसा लग रहा है, एंटीसिपेशन यही है, टेरर अटैक है, बहुत बड़ा टेरर अटैक है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में क्या है उसका हमें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। जी किरण।
बिल्कुल विवेक, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हालांकि इस बात का जिक्र जरूर किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ये ब्लास्ट कैसे हुआ, लेकिन इसकी पूरी जो टाइमलाइन है वो भी हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह LNJP हॉस्पिटल पहुंचे, 9:35 पर धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की और 30 मिनट तक वो वहां रहे हैं। अब दिल्ली धमाके की टाइमलाइन समझिए। लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी गेट नंबर 1 लाल किला मेट्रो स्टेशन। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई, ये चश्मदीदों का कहना है। धमाके के बाद पूरे इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर अभी भी छानबीन की जा रही है। NSG हो, NIA हो, IB हो, रॉ हो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हो, सभी कोई वहां पर पहुंचा हुआ है। लेकिन विवेक, क्या अभी भी वो टीमें वहां पर मौजूद है? अभी भी वहां पर सबूत जुटाए जा रहे हैं? और एक सवाल ये भी कि कुछ चश्मदीदों का कहना था कि वहां पर 2-2 बसें मौजूद थी, उन बसों को पहले से ही खाली करवाया गया था? पहले से वो खाली बसें थी या उसमें लोग सवार थे? देखिए यहाँ पर ये मुझे बहुत हद तक मुमकिन, आप इस बस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मूविंग ट्रैफिक थी। यहाँ पर ये कोई भी बस यहाँ पर लगी हुई नहीं थी और इस सड़क ऐसा नहीं था यहाँ पे बहुत सन्नाटा रहा और एक बस यहाँ पर खड़ी और बगल में जाके ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर मूविंग ट्रैफिक है, बहुत बिजी रोड है ये। आप लाल किले के ठीक सामने खड़े हैं, मेरे ठीक दाहिनी तरफ लाल किला है और बाईं तरफ जैन मंदिर है और बीचों बीच मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड है। ये इतना बिजी सड़क है कि यहाँ पर हर घंटे हजारों गाड़ियां क्रॉस करती हैं और इस रेड लाइट पर पांव रखने की जगह नहीं होती है जिस रेड लाइट को आप देख रहे हैं। ये जो गाड़ियां यहाँ पर फंसी वो अटैक के बाद फंसी, क्योंकि उसके बाद से ये पूरा इलाका खाली हो गया। जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहाँ पर भी पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि रेडी पटरी वालों से बिल्कुल फुल होता है। यहाँ पर ये जो देखिए आप, ये पानी की गाड़ी, आप ये दुकान जो है वो एज इट इज है। इस पे जो शख्स यहाँ दुकानदार रहा होगा वो डर से यहाँ पर भाग गया, क्योंकि उसके सामान अभी तक एज इट इज बाहर रखे हुए हैं। वो जो सामान बेचता है या तो वो घायल है या फिर वो डर से यहाँ से निकल गया। अगर डर से भी गया होता तो वापस आता, लेकिन वो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो घायल हुआ है और घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन उसका दुकान प्रॉपर ऐसी ही दुकान खुली हुई है अभी भी, क्योंकि दुकान बंद करने की उसकी हालत रही नहीं होगी। तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी ऐसे आकर यहाँ पर रखी हुई नहीं थी। यहाँ पर हर जो भी गाड़ी आप देख रहे हैं वो गाड़ी इम्पैक्ट हुई है, वो गाड़ी बॉम्ब ब्लास्ट से इम्पैक्ट हुई है, इम्पैक्ट के दायरे में आई है, तब जाकर ये सिचुएशन जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन है और इस वक्त अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। हमें इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल्स क्या बताते हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या जानकारी आती है। कल सुबह एक बड़ी बैठक है, मुझे लगता है गृह मंत्री की उस बैठक के बाद एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर प्रेस ब्रीफिंग होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ना भी हो तो प्रेस ब्रीफिंग जरूर होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर अपडेट करेगी कि ये सिचुएशन जो है वो फिलहाल क्या है और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा। हाँ, जो कार मालिक है और जिसने कार बेची और जिसने कार खरीदी, उन दोनों को डिटेन कर लिया गया है और एक को डिटेन कर लिया गया है जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है। नदीम को भी कहा जा रहा है कि डिटेन जल्दी कर लिया जाएगा। ये अभी एक जो सस्पेक्ट है वो अरेस्ट हुआ है। जी बिल्कुल, इसी के साथ अभी ये देखना है कि सलमान से पूछताछ के दौरान क्या कुछ जो है वो बातें निकल करके सामने आती है। वैसे सलमान ये कह रहा है कि ये कार मैंने अपनी बेच दी, नदीम खान को उसने अपनी ये कार बेची है। अभी फिलहाल जो जानकारी विवेक भी दे रहे हैं, हमारे सहयोगी रजनीश भी दे रहे हैं लगातार, कि नदीम खान उसको भी जल्द डिटेन कर लिया जाएगा, फिर पूछताछ का दौर जो है वो आगे चलेगा। लेकिन इन सब के बीच में NSG, NIA, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और वहां से तमाम साक्ष्यों को जो है वो जुटाया जा रहा है। और ऐसे में देखिए सीसीटीवी भी एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर जो है देखा जा सकता है, लिया जाएगा, उसे खंगाला जाएगा, जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी आखिरकार ये गाड़ी कहां से आई। और ऐसे में क्या मीनाक्षी, यहां पर हम चांदनी चौक को भी एक टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। तो क्या ये भी संभावना है, जो रजनीश बता रहे थे कि गाड़ी रेड लाइट पे रुक गई, मतलब वो तो रोकना ही था क्योंकि रूल्स है, और ऐसे में पार्क उनको कहीं और करना था, तो क्या संभावना है कि चांदनी चौक की तरफ ये गाड़ी जा रही है? देखिए वहाँ का जो आप भौगोलिकी को जरा समझिएगा, जो मेट्रो गेट नंबर 1 बताया जा रहा है, वो मेट्रो का गेट नंबर खुलता कहाँ है? वो सीधे जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर के सामने खुलता है और उसके बिल्कुल जो बस सामने की अगर मैं बात करूं, वहां से आप देख सकते हैं कि लाल किला है और वहीं पर वो रेड लाइट है जहां पर ये पूरा धमाका हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो यही की जा रही थी, क्योंकि सबसे व्यस्ततम इलाकों में आता है, शाम 7 बजे का वक्त हो, ऐसे में ज्यादातर लोग मार्केटिंग करके घर लौट रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस करने के बाद उसी रूट से वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। यानी एक बड़े नुकसान की तैयारी यहाँ पर विवेक उनकी तरफ से कर ली गई थी, जिसकी तरफ से भी इस पूरे घटना
कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि आतंकी हमला इसे कहा जाए ना कहा जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आए, उनकी तरफ से जरूर ये कहा गया था कि ये धमाका हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, क्या रहा, अभी कुछ नहीं। जी विवेक। देखिए, अभी अगर सिचुएशन को देखा जाए तो एक यहाँ पर टेरर अटैक पॉइंट ऑफ व्यू से जांच जारी है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस इलाके को क्यों चुना गया, यहाँ पर इस रेड लाइट को क्यों चुना गया, गाड़ी के अंदर धमाके की प्लानिंग क्यों गई। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब गाड़ी के अंदर 3 लोग थे तो 2 लोग निकल के जा सकते थे। अगर तो ये फिदाइन हमला था तो फिदाइन हमला कोई एक व्यक्ति कार ड्राइव कर रहा होता और उसके बाद भी अटैक हो सकता था, 2 लोग फिर भी बच सकते थे। तो 3 लोग जो गाड़ी में बैठे हुए थे उसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो ऐसे तमाम जो पॉइंट्स हैं जिसके और इशारा जा रहा है कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, या तो फिर ये अलग अलग जगह एक्सप्लोजिव रखने वाले थे 3 लोग, 3 एक्सप्लोजिव, या फिर कुछ और कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो अभी वही बात है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इंतजार करना होगा। अभी केंद्रीय गृह मंत्री जा चुके हैं, एफएसएल की टीम यहाँ पर आई थी जिन्होंने सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं। अब जो यहाँ पर जो बॉडीज पड़ी हुई है उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस अभी भी खड़ी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ से डॉक्टर्स की टीम जो है वो, डॉक्टर माफ कीजिएगा, जो मेडिकल स्टाफ की टीम है वो यहाँ से अभी, अब यहाँ बॉडी पार्ट्स कई सारे हैं ऐसा बताया जा रहा है, अंदर थोड़ी देर पहले जानकारी दी गई थी, उसको यहाँ से ले जाने की तैयारी है। उसको फिर उसको डीएनए कराया जाएगा, फिर उसको उसके संबंधित परिवार तक पहुँचाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो अभी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, हमें ऑफिशियल बयान की तरफ से इंतजार करना होगा। जी दिखा रहे हैं घायलों से मुलाकात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके साथ ही घटना स्थल का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया है। जो चश्मदीदों की तरफ से बताया गया था विवेक की छत विछत अवस्था में वहां पर जो शरीर है वो पड़े हुए हैं, तो ऐसे में डीएनए की आवश्यकता होगी। लेकिन एक बात तो तय है, जैसा कि आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया, हमारे सहयोगी रजनीश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है जो उस पूरी कार में 3 लोग मौजूद थे शायद उन्हें इस बात की भनक ही नहीं थी, या फिर वो सच में कार पार्क करने के लिए निकले हुए थे, 2 लोग उसमें से जा सकते थे लेकिन उन्हें टाइमर के बारे में ही जानकारी नहीं थी। बहुत सारी अभी यहाँ पर संभावनाएं हैं। जी देखिए, अब स्पेकुलेशन का तो कुछ भी, स्पेकुलेशन की कोई सीमा नहीं हो सकती। कुछ भी स्पेकुलेट किया जा सकता है कि ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था या ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। अभी 2 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली तो केंद्रीय गृह मंत्री ने जो जानकारी दी है कि तमाम एंगल पे जांच की जा रही है, दूसरा ये कल जो बड़ी बैठक होने वाली है, और तीसरा ये कि पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग का इंतजार करना चाहिए जो पुलिस ब्रीफ करेगी, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमने सारी दर्शकों को दिखा दी, मौजूद यहाँ पर मौजूद सारी तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा दी, हमने यहाँ पर जो हालात देखे, जो सिचुएशन देखा उसकी इंफॉर्मेशन दे दी। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी, और जो तस्वीर है वो ऑलरेडी दर्शकों तक, व्यूअर्स तक जा चुकी है, आप लोगों तक जा चुकी है। अब आगे की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दे सकती हैं, दिल्ली पुलिस दे सकती है, या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय दे सकता है। तो 2 पॉइंट ऑफ कनेक्शन हुए। एक तो जो इन्वेस्टिगेशन गेटिंग टीम है वो तो मीडिया से बात नहीं करेगी, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स इस बारे में जानकारी देंगे। तो इंतजार रहेगा दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स कब इस बारे में जानकारी लेकर आते हैं, क्योंकि यहां से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं वही ढूंढ रहे हैं, जो एफएसएल की टीम से वो ले रहे हैं वही ले रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जरा जरूरी भी हो जाता है कि जो दूसरा की केंद्रीय गृह मंत्री की कल सुबह एक बड़ी बैठक है गृह मंत्रालय में, वो क्या बैठक होती है और उसमें क्या इंफॉर्मेशन आता है। बिल्कुल विवेक को ये जरूरी भी हो जाता है कि वहां पर मौजूद जो तथ्य हैं उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो सके, इसलिए वो 3 लेयर बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, जैसा कि आपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया भी था। बिल्कुल, ये 3 लेयर बैरिकेडिंग है। फर्स्ट लेयर तो वहां से पब्लिक इधर नहीं आ सकती, जहां से ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया। इस पूरे रोड को, लाल किले के पीछे से जो सड़क आती है उसको वहां से इसको ब्लॉक कर दिया गया। वहां से पब्लिक आगे नहीं आ सकती, वहां से मीडिया कर्मी, ऑफिशियल्स आगे आ सकते हैं। एक जो है बैरिकेडिंग, एक कॉर्डन जो है, बैरिकेड नहीं है कॉर्डन है, इसको यहां पर किया गया है जिससे कि यहां से जो आगे है वो वहां से मीडिया कर्मी ना जा सके। वो किस लिए, वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहीं से जो ब्लास्ट की साइड जो है, ये मेरे जहां से मैं खड़ा हूं इसके ठीक अगले कदम से शुरू हो जाती है। ब्लास्ट की साइड का इंपैक्ट जो है कैसे शुरू हो जाता है, एक बस खड़ी है जिस पर इंपैक्ट हुआ, एक यहाँ कार खड़ी है जिस पर इंपैक्ट हुआ, बीच में कुछ और शीशे पड़े हुए हैं, कुछ शीशे बिखरे हुए हैं, कुछ सामान बिखरे हुए हैं, उस पर इंपैक्ट हुआ। ये अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये बस जो आप देख रही हैं ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि इसकी तस्वीर जो है एफएसएल की टीम ने ली है
और एफएसएल इसको भी जांच रही कि यहां तक इंपैक्ट कैसे पहुंचा। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इस पर भी इंपैक्ट हुआ है। इसके सामने का जो शीशा होता है, जो विंडस्क्रीन कहते हैं जिसको, वो पूरी तरीके से टूट गया। उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स भी हैं और उसमें बड़ा सा होल भी हो गया है। और विंडस्क्रीन का टूटना, आप समझिए कि विंडस्क्रीन के बीच में एक बहुत मोटी प्लास्टिक की परत लगी होती है। विंडस्क्रीन सामने का जो शीशा होता है कार का, वो बहुत मजबूत माना जाता है, वो आसानी से टूटता नहीं है। तो वो कैसे, उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया। तो ये भी ब्लास्ट साइट का इंपैक्ट वाला हिस्सा हुआ। तो इसके बाद से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। ये सब इन्वेस्टिगेशन का एक दायरा है, यहां से इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। आगे जो आखिरी जो दूसरा बैरिकेड है, वहां पर भी एक गाड़ी है। तो वहां से जो मेन साइट है, फिर वहां पर एक बैरिकेड है, मतलब कॉर्डन है। तो ये इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मकसद ये रहता है बेसिकली इस तरह से सील करने का कि कोई भी एविडेंस टैंपर ना हो, किसी तरह से जो है वो मुश्किलात पेश ना आए, किसी तरह से प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये है कुल मिलाकर अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस यहां पर। और फिलहाल ये जांच जो है वो लगातार जारी रहेगी और इसकी ब्रीफिंग कल गृह मंत्रालय में होगी, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर पेश करेंगे और वो गृह सचिव को देंगे और गृह सचिव और गृह मंत्री वहां पर मौजूद होंगे, जिसके बाद वो ब्रीफ करेंगे। आपको बताएं, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाड़ी की आरसी भी सामने आ गई है। इस व्यक्ति का कनेक्शन सलमान का, जिसका बताया जा रहा था। हालांकि ये भी कहा गया कि उसने गाड़ी बेच दी है, लेकिन ये अब जो आरसी है वो भी इस पूरे गाड़ी के सामने आ गई। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं इंडिया डेली पर, किस तरीके से ये जो आरसी की कॉपी है, ये आरसी रियल है और ये इसकी तस्वीर सामने आ गई है। हालांकि सलमान नाम के व्यक्ति से डिटेक्ट किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसका ये कहना था कि उसने गाड़ी बेच दी थी नदीम खान को। हालांकि अब सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरेस्ट नहीं कर सकते आप, हाँ, लेकिन उससे पूछताछ जरूर की जा रही है। दूसरी तरफ नदीम की भी तलाश की जा रही है। एक चश्मदीद जो कि सामने आए थे, उन्होंने बताया था कि हरियाणा नंबर की गाड़ी है, 764 नंबर है, नदीम उस पर लिखा हुआ है। ये उनकी तरफ से, चश्मदीद की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया था। और अब ये जानकारी मिल रही है सलमान के नाम पर ये आरसी है, जिसकी ये फोटो आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो ये सामने अब आ गई है। इस पूरे घटनाक्रम में इसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है धमाके के लिए, इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। i20 का इस पूरे उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। और इसके बारे में जो जानकारी ज्यादा मिल रही है वो यही है कि ये आरसी जो है वो सलमान के नाम पर ही है। अब गाड़ी ऐसे में ट्रांसफर की गई थी, नहीं की गई थी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है।